हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को विज्ञान के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका समय है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके भी बोर्ड में पूछे जाते होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चंस है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री सेल्सियस। तो भैया आप लोग जानते ही होंगे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है दोस्तों? तो आशा करते हैं आपको पता भी होगा इसका आंसर क्या है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, वाष्पीकरण, संगलन, द्रवण और लास्ट ऑप्शन है विसरण। तो इत्र की गंध का दूर तक फैलना विसरण का कारण है। ऑप्शन डी विसरण राइट आंसर होगी। ठीक है, ऑप्शन डी विसरण इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विसरण के कारण इत्र की गंध दूर तक फैलती है। वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। ऐसा तत्व कौन सा है जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है? सिलिकॉन, सोना, पारा या फिर कार्बन। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी पारा। ठीक है, मरकरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा कौन सा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विसरण या फिर स्टार्च विलयन। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ स्टार्च विलयन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाण्विक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है इसका ऑप्शन, तो इसे हम नहीं लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कराऊंगा। थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ टाइप हो गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻⁻। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण केवल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होता है या फिर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है? जी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों परमाणु के द्रव्यमान में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को ही उसका नाभिक कहते हैं परमाणु का। ठीक है, और इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उसके नाभिक में कौन कौन होते हैं परमाणु के नाभिक में? तो याद रखना है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं या गोल्जी उपकरण को कहते हैं? तो बी सही आंसर है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? क्रोमोसोम, अमीनो अम्ल, जीन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है?
तो अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, युगलिना, ये सब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। ओके, तो आइए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव वाले, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें याद कर लेना है आपको तुरंत। आयन किसे कहते हैं? निम्नांकित तत्वों के आयन लिखिए। मैग्नीशियम का आयन लिखना है, कैल्शियम का आयन लिखना है, एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का। पहले आयन की डिफिनीशन देखते हैं। आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिन पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है, ठीक है। आयन किसे कहते हैं? आयन उन परमाणु या परमाणुओं का एक ग्रुप होता है जिन पर केवल कम से कम एक स्वतंत्र आवेश, मात्र एक स्वतंत्र आवेश, कम से कम की बात हो रही है, उपस्थित होता है, ठीक है। आयन मुख्यतः जलीय विलयन में निर्मित होते हैं, ये जलीय विलयन में निर्मित होते हैं, ठीक है। कौन? आयन। आयन का निर्माण जलीय विलयन में होता है। फिर मैग्नीशियम के आयन Mg2+, कैल्शियम के आयन Ca2+ एंड एल्यूमिनियम का आयन Al3+ एंड ऑक्सीजन का O2-, ठीक है, O2-, ये ऑक्सीजन का आयन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना है आपको। कैसे लिखना है देखिए, क्या लिखना है ये भी देखिए। वह ऊतक जो पादपों में जल एवं भोजन का, ये पेड़ पौधों में क्या करते हैं? जल का और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं। मतलब कि पेड़ पौधों में जो भोजन और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उन्हीं को संवहन ऊतक कहा जाता है, ठीक है। आसान शब्दों में याद रखिएगा। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? पेड़ पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और जल को ले जाने वाला ऊतक संवहन ऊतक कहलाता है, ठीक है। ऐसा ऊतक जो पेड़ पौधों में जल को एवं भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं, ले जाते हैं, उन्हें ही संवहन ऊतक कहा जाता है। आई होप अब आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा संवहन ऊतक का। अगला क्वेश्चन है जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक कुल 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पीसीय ऊतक व तंत्रिका ऊतक, याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14। त्वरण को परिभाषित कीजिए तथा एक समान त्वरण एवं असमान त्वरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, आंसर को भी याद रखना है आपको। आंसर को तो याद रखना है। त्वरण की परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इसे याद रखना है आपको। गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ये से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी गतिमान पिंड अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही त्वरण का नाम दिया गया है। और त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है, यही होता है त्वरण। तो याद रख लीजिएगा, वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात को ही त्वरण कहा जाता है, याद रखना है। त्वरण देखिए, त्वरण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक समान तथा असमान त्वरण में अंतर बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्वरण को परिभाषित कीजिए तथा एक समान त्वरण एवं असमान त्वरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम देख लेते हैं एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण में क्या अंतर है। एक समान त्वरण, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण समान त्वरण कहलाता है, ठीक है।
कोई भी गतिशील पिंड के वेग में अगर एक समय में एक जैसा परिवर्तन होता है, मतलब समान समय में समान परिवर्तन होता है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण होगा एक समान त्वरण। और अगर समान समय अंतरालों में पिंड के वेग में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, अलग अलग परिवर्तन होता है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।